नमस्कार। मेरा नाम है शरद कोहली। मैं एक मीडिया पैनलिस्ट हूं और एक इकोनॉमिस्ट भी हूं। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी, जो आपको मुख्य खबरों से जोड़ता है, ऐसे मुद्दों से जोड़ता है जो कि आपकी जिंदगी से सरोकार रखते हैं। बहुत ही जल्द, अगले 3-4 दिनों में, अमेरिका, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री है, उसके राष्ट्रपति बदलने वाले हैं। हालांकि उनका इलेक्शन नवंबर में हो गया था, पर अमेरिका की कुछ प्रणाली इस प्रकार की है कि वहां पर जो नया राष्ट्रपति आता है उसको आने में समय लगता है, और समय थोड़ा नहीं काफी होता है। तो उसको देखते हुए 20 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि दूसरी बार वहां इलेक्ट होके आ रहे हैं बहुत अटकलों के बाद। और एक समय जब राष्ट्रपति ट्रंप 2016 से 2020 तक थे, और जिस प्रकार से नए राष्ट्रपति वहां पर बाइडेन के रूप में आए थे, और जो कैपिटल हिल में सारा हादसा हुआ था, उसको देख के लग रहा था शायद प्रेसिडेंट ट्रंप अब कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। पर उन सब अटकलों को पीछे छोड़ते हुए, उनको दरकिनार करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप वापस पूरे साजो साज से और पूरी मेजोरिटी से वापस आ रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, पॉलिटिकली भी, जियोपॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। बल्कि इकोनॉमिक वर्ल्ड में तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका अगर छींक मारता है तो जुकाम दुनिया को लग जाता है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, करीब 26-27 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका अर्थव्यवस्था। ये बात और है कि अब अमेरिकन अर्थव्यवस्था भले ही देखने में बहुत ताकतवर लगती है, पर अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो काफी हद तक वो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमरा भी चुकी है, क्योंकि उनके ऊपर जो उधार है वो करीब 35-36 ट्रिलियन डॉलर का है। यानी कि 26-27 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के अगेंस्ट 35-36 ट्रिलियन डॉलर का उधार है। यानी कि 1.3, जिसको हम जीडीपी टू डेट रेशो कहते हैं, उनकी पहुंच चुकी है। अमेरिका के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। हर 12 महीने, 18 महीने में अमेरिका के ऊपर 1 ट्रिलियन डॉलर का उधार चढ़ जाता है। और जो एबीसी हिंदी के न्यूज के फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं, वो 1 ट्रिलियन डॉलर को अगर मुझे रुपए में कन्वर्ट करके बुलवाना चाहते हैं, तो करीब करीब 86 लाख करोड़ का हर 1-1.5 साल में अमेरिका के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, अगर हम रुपए में बात करें। खैर, ये तो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, अमेरिका की सरकार को देखना है कि वो कैसे इस मुद्दे को संभालेंगे। पर राष्ट्रपति ट्रंप के आने से अमेरिका और बाकी की दुनिया कैसे बदलेगी? क्योंकि अमेरिका जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो लाजमी बात है कि अमेरिका में जो कुछ होगा वो दुनिया को प्रभावित करता है। और ये अगर आप इतिहास उठा के देखें, तो इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अमेरिका में जब भी कुछ होता है तो वो बाकी की दुनिया को जरूर प्रभावित करता है। उसका रिपलिंग इफेक्ट बाकी की दुनिया के ऊपर जरूर दिखाई देता है, भारत को मिला के। तो हम यहाँ पर भारत की भी बात करेंगे और हम बाकी की दुनिया की भी बात करेंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बिजनेसमैन है। उनका जो ट्रंप ग्रुप है, भारत में भी अगर आप, कोई जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, अगर वो गुड़गांव में ड्राइव करें, सेक्टर 60, 61, 62 है गुड़गांव में, वहां पर आपको ट्रंप टावर्स खड़ी हुई देखेंगे। रियल एस्टेट में भी उनका उनका स्टेक है। तो एक हार्ड कोर बिजनेसमैन है और बहुत ही अमीर आदमी है। अच्छे बिजनेसमैन में उनकी गिनती होती है। उतार चढ़ाव जरूर आए हैं उनके बिजनेसेस में, पर उनके उनकी गिनती वहां के अमीरों में होती है। तो एक अमीर आदमी और एक बहुत अमीर आदमी उनके साथ खड़ा है इस समय, एलॉन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जो नेटवर्थ है इस समय करीब करीब $500 बिलियन पहुंच चुकी है। $500 बिलियन का आप अर्थ समझते हैं कि करीब करीब $500 बिलियन की उनकी नेटवर्थ है। टेस्ला और जितने भी उनके उनके वेंचर्स हैं, उन सबको मिला के उनकी नेटवर्थ इतनी आ चुकी है। स्पेस का भी जो उनका प्रोग्राम है, उसकी भी करीब $150 बिलियन की इस समय नेटवर्थ हो चुकी है। तो सब मिला के तो वो उनके साथ खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे पॉलिटिकली पावरफुल आदमी, मिलिटरीली सबसे पावरफुल आदमी और फाइनेंशियली सबसे पावरफुल आदमी जब एक साथ खड़े हो जाएं, तो ये दुनिया कुछ बदली बदली सी नजर आ सकती है। और जो बाइडेन साहब ने अपनी स्पीच में बोला कि अमेरिका को खतरा है, जाते जाते जो फेयरवेल स्पीच दी कि ओलिगार्की आने की उम्मीद है अमेरिका में, चिंता करनी चाहिए लोगों को कि अमेरिका जो है अमीर लोगों के हाथ में चला जाएगा, तो इतनी बड़ी मिडिल क्लास और जो बाकी दुनिया के गरीब लोग हैं उनका क्या होगा, एक चिंता ये। खैर, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, हम उसमें नहीं जाते। पर ये देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नीतियां हैं, पहले जो 4 साल रहे उसमें कुछ अंदाजा लगा
एक तो वो इमिग्रेशन के बिल्कुल खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग उनके देश में आके काम करें, जो कि भारत को सीधा प्रभावित करता है। पर यह बात भी सच है कि अमेरिका को अगर कोई चलाता है तो वो भारतीय चलाते हैं। आज अगर सारे भारतीय मूल के लोगों को और भारतीयों को वहां से निकाल लिया जाए तो अमेरिका टेक्नोलॉजी के लिहाज से शायद ठप हो जाए, बिल्कुल ठप हो जाए। अमेरिका की जो मेडिकल पूरा सिस्टम है वो भी शायद ठप हो जाए, क्योंकि वहां जितने माने हुए डॉक्टर्स हैं, जितने टेकीस हैं, उनमें से ज्यादातर भारत ओरिजिन के हैं। यही नहीं, ट्रंप सरकार में भी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बन रहा है, जो कि 20 तारीख को शपथ लेगा और 20 तारीख को टेक ओवर कर लेगा, उसमें बहुत सारे भारतीय चेहरे या भारतीय मूल के चेहरे आपको दिखाई देंगे। तो ये तो सच है कि अमेरिका भारत को पूरी तरह से उखाड़ नहीं सकता, पर यह भी सच है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग काम करें। तो H1B वीजा जिसकी लगातार बात की जाती है, जिसपे भारत के टेकीज वहां जाके नौकरी करते हैं, अपना आईटी का बिजनेस चलाते हैं, भारत को भी, भारत से भी चलाते हैं, अमेरिका में भी चलाते हैं और बाकी की दुनिया में भी चलाते हैं, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। पर जो ज्यादा बड़ा प्रभाव मुझे नजर आ रहा है, वो जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है चाइना। और चाइना करीब 15-16 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो 15-16 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था एक तरफ और 26-27 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था एक तरफ, ये दो अर्थव्यवस्थाएं आपस में साथ साथ खड़ी हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने, या यूं कहूं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये बात बोली थी कि मेक्सिको, कनाडा जैसे देशों को सतर्क हो जाना चाहिए। वो हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाते हैं, हम भी उनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, और अगर हमने टैरिफ लगा दिया तो उनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो यहां पर आता है वो बिल्कुल ठप होने की कगार पे आ जाएगा। इसको हम अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर नाम से जान सकते हैं, और इसकी अक्सर चर्चा भी मीडिया में, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर होती रहती है। तो अगर राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स लगाने की बात करते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में जो सामान चाइना से अमेरिका आता है वो आना कम हो जाएगा। पर इसमें क्या ट्रंप साहब ने यह भी सोचा कि चाइना बहुत सस्ती दरों पे सामान देता है, तो क्या अमेरिका में इस सामान के रुकने के बाद जो महंगाई आएगी या जो चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी, उसको संभालने के लिए उन्होंने क्या प्लान बना के रखा है? क्या वो इसको संभाल पाएंगे, या ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन उन्होंने करी है चाइना को सतर्क करने के लिए? इसकी सच्चाई क्या है ये कुछ ही समय में हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप साहब थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल भी हैं। कहाँ एक तरफ भारत से दोस्ती का हाथ आता हुआ दिखता है, भारत भी प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, दूसरी तरफ उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ये भी कह दिया कि इंडिया भी बहुत टैरिफ लगाता है और इंडिया जैसे टैरिफ लगाएगा हम भी वहां पे टैरिफ लगाने शुरू कर देंगे। तो जहां जब चाइना की स्टेटमेंट के बाद भारत में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अगर चाइना से सामान आना कम होता है तो उसका सीधा सीधा लाभ भारत में दिखाई दे सकता है, यानी कि भारत से वो सामान अमेरिका मंगाना चाहेगा। वहीं कुछ ही दिनों बाद इस स्टेटमेंट के ये स्टेटमेंट आ गई कि भारत भी टैरिफ लगाने में कम नहीं है, तो हम तो भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे, जितना भारत लगाएगा उतने ही टैरिफ्स हम लगाएंगे। तो कुल मिला के जो मैं बात यहां कहना चाह रहा कि ट्रंप साहब की किसी स्टेटमेंट पर ना ही बहुत खुश होना चाहिए, ना ही उनकी स्टेटमेंट को लेके कोई बहुत दुख मनाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हैं। जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं और ऐसी ही उनकी नीतियां बनेगी। उम्र उनकी 77-78 साल हो चुकी है, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे। पर मैं ये मानता हूं कि वो भी 80 की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ यही शिकायत थी लोगों को कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। तो भाई अब वो री इलेक्शन के लिए भी, आपको याद होगा, उन्होंने अपना नाम हटा लिया था कि वो बुजुर्गी की वजह से, उम्र की वजह से उनको दोबारा नहीं खड़े होना चाहिए। अब उनका शरीर और दिमाग उतनी मुस्तैदी से शायद नहीं चलता जो पहले चलता था। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप भी उसी उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है कि आप कितने दिन एक्टिव रहते हैं और किस उम्र तक आप अपने मस्तिष्क को जागरूक रख सकते हैं, अलर्ट रख सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता आप में रह सकती है, आपने चलने फिरने की, भाग दौड़ करने की, इधर उधर जाने की क्षमता रह सकती है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। तो इस बात को भी हम एक तरफ रख देते हैं। पर ट्रंप साहब की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जो अनिश्चितता है डिसीजन लेने की, वो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं। अच्छे भी होते हैं निर्णय, ऐसा नहीं होता कि वो निर्णय सारे बुरे होते हैं, वो निर्णय अच्छे भी हो सकते हैं जो जरूरत के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से लिए जाए। वो निर्णय कई दफे अच्छा भी होता है, कई दफे वो चौंका देने वाला भी होता है, हैरान कर देने वाला भी होता है।
तो पहली बात, चाइना ट्रेड और अमेरिका का ट्रेड वॉर मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी अनिश्चितता जो दुनिया के ऊपर खड़ी है, क्योंकि दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की अगर आपस में ट्रेड के मोर्चे पे टकरा जाती हैं तो इसकी इसकी आहट और इसका असर बाकी की दुनिया पर भी दिखाई देने लग जाएगा। अच्छा दिखेगा बुरा दिखेगा ये समय बताएगा, पर कौन इसका बेनिफिशियरी होगा और किस किस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये समय बताएगा। दूसरा, ट्रंप साहब तो पहला बात हो गई कि वो विदेशियों को अपने यहाँ बहुत ज्यादा बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो दीवारें तक बनाना चाहते हैं, मेक्सिको की वॉल हो गई। कनाडा को लेके जो उनका छोटा भाई माना जाता है, बहुत ही छोटा भाई, कनाडा की आबादी 3-4 करोड़ के बीच की है, और मुझे लगता है कि उसको अमेरिका हमेशा ही अपना छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। पर उन्होंने पीछे घोषणा करी कि उन्होंने ट्रूडो साहब को गवर्नर कह दिया, यानी कि वो चाहते हैं कि कनाडा उनकी स्टेट बन जाए। 50 स्टेट अमेरिका में 51st स्टेट कनाडा बन जाए। कनाडा में हलचल मच गई। दूसरी, उन्होंने सडनली घोषणा करी, अपने पुत्र को हवाई सर्वेक्षण से ग्रीनलैंड भेजा, और ग्रीनलैंड जाके उनको पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमें तो ग्रीनलैंड चाहिए। अब ग्रीनलैंड जो है यूरोप में एक देश है डेनमार्क, उसके आंशिक रूप से उसके नियंत्रण में है। तो हलचल मच गई, यूरोप में हलचल मच गई कि भाई ये तो हमसे छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे सिक्योरिटी के लिए चाहिए, मुझे पैनामा कैनाल भी चाहिए, जो कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट है। उनको लगता है कि चाइना यहाँ पर या और अन्य देश यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ट्रंप साहब को लगने लगा। तो उन्होंने ग्रैंड अमेरिका की कल्पना करी, यानी कि हम यहाँ पर उसको बोलते हैं अखंड अमेरिका, जिसमें कनाडा भी हो, जिसमें ग्रीनलैंड भी हो, जिसमें पैनामा भी हो, शायद आगे जाके मैक्सिको भी हो। पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है वो चाहते हैं यहाँ पर केवल और केवल अमेरिका का ही, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राज हो, और यहाँ बाकी कोई देश अब अपने आप को हम में सम्मिलित कर लें। तो ये इसने पूरे नॉर्थ अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में एक चिंता की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि अगर मिलिटरीली बात करें तो अमेरिका में पूरी क्षमता है ऐसा करने की। मुझे नहीं लगता ग्रीनलैंड जैसे देश, कनाडा जैसा देश, पैनामा जैसा छोटी सी देश उनका मुकाबला कर पाएगा। तो अगर वो जबरदस्ती इसको लेने की कोशिश करते हैं या एक एक कंसेंसस बना के करते हैं तो अलग बात है, पर अगर जबरदस्ती कोशिश करते हैं तो इसका असर मुझे लगता है नेटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो रशिया के साथ आपने बहुत सुनते होंगे इसके बारे में, अभी यूक्रेन वॉर में भी नेटो का सपोर्ट है यूक्रेन को। तो ये नेटो के टूटने की संभावना है, और नेटो बहुत बड़ा एक फोर्स था, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन जो रशिया के हैं वो बार बार इसका जिक्र करते हैं कि नेटो की हमारी टेरिटोरियल इंटरफेरेंस पे उनका दखल है, उनकी नजर रहती है यहाँ पर, वगैरह वगैरह, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में चल रही थी उसको देखते हुए। तो मुझे लगता है कि नेटो के टूटने की ट्रंप साहब के आने बाद मुझे उम्मीद लग रही है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस, जो कि 1945 से 193 देश इसके इसके सदस्य हैं, दुनिया की सबसे बड़ी देशों की ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि अब तो बहुत सारी बन गई हैं, ब्रिक्स हो गई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में बनी हुई हैं, जहाँ कहीं पर 4 देश, कहीं पर 5 देश, कहीं पर 10 देश। तो यूनाइटेड नेशंस का जितना पहले दबदबा रहता था उतना दबदबा तो अब नहीं है, पर फिर भी आज भी वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ जिसको कहते हैं, जिसका मुख्यालय ही अमेरिका में है। तो करीब 12-13 बिलियन डॉलर अमेरिका इसमें साल में कंट्रीब्यूट करता है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारा किया है कि हम इस कंट्रीब्यूशन को खत्म कर देंगे, खत्म नहीं करेंगे तो कम कर देंगे। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन में सुनने को आ रहा था कि उनके पास अब इतना पैसा नहीं आता है, क्योंकि यूएस ने हाथ थोड़े खींचे हैं पहले ही, कि वो तनख्वाहें भी दे पाए अपने लोगों को। बहुत सारे लोग बहुत सारे देशों में यूनाइटेड नेशन की अलग अलग संस्था, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ, बहुत सारी संस्थाएं हैं यूएन की, जिसमें बहुत लोग काम करते हैं, और वो सब आपको पता होगा देशों के कंट्रीब्यूशन से ये यूएन चलता है। कोई यूएन का कोई बिजनेस नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। तो ट्रंप साहब ने ये भी इशारा कर दिया है कि मैं यूनाइटेड नेशंस को अब ये इतना बड़ा चंदा देना, शायद उसमें हाथ खींच लूंगा। तो ऐसे में यूएन का क्या होगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, उसका क्या होगा, ये भी एक चिंता जताई जा रही है। और अच्छी बातें उन्होंने करी हैं, इसमें से भी कुछ अच्छी निकाली जा सकती हैं, कि उन्होंने रशिया यूक्रेन के वॉर को समाप्त करने की बात करी है। उन्होंने कहा है मैं यूक्रेन पे प्रेशर बनाऊंगा, एक समझौता कराऊंगा रशिया यूक्रेन के बारे में। तो अगर लड़ाई शांत होती है तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर होगी। इसमें कोई किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, कोई बुराई नहीं देखनी चाहिए। वेस्ट एशिया में आपने देखा ट्रंप साहब के आने से पहले ही एक इसराइल और हमास के बीच में एक ट्रूस डील डिस्कस होने लगी। हालांकि अभी कल सुनने में आया कि वहां पर ट्रूस डील के साथ साथ 70 लोग और मर गए, यानी कि इसराइल ने वहां पर बम्बार्डमेंट करी, मिसाइल्स गिराई, और 70 लोग उसमें और मरे हैं। वो कहां तक कामयाब रहती है तो समय बताएगा, पर एक एक कोशिश ट्रंप साहब करेंगे। वो बिजनेसमैन है, वो पीस चाहते हैं, वो जानते हैं कि बिजनेस
और दुनिया का बिजनेस, उनका बिजनेस, अमेरिका का बिजनेस तभी चल सकता है अगर अगर यहाँ पर शांति रहती है। तो अशांति के अंदर बिजनेस को पनपना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, सिवाय डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस रिलेटेड सप्लाईज के। तो ये ट्रम्प साहब का पॉजिटिव मूव हो सकता है। अब मैं आखिर में भारत की बात जरूर करना चाहूंगा। भारत में मुझे लगता है कि भारत से उनके संबंध अच्छे हैं। 2016-20 में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी जो बॉर्न होमी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तब भी, और जब ट्रम्प साहब यहाँ आए थे तब भी इकट्ठे वो लोग घूमे थे और बड़े गर्मजोशी के साथ वो मिले थे। तो मुझे लगता है कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिस प्रकार उसने डीप स्टेट, जो जॉर्ज सोरोज एंड कंपनी है, उसको सपोर्ट किया, उससे लगता है, और भारत में अडानी ग्रुप वगैरह पे टारगेट करने की कोशिश किया। तो भले ही नाम डेमोक्रेट्स है और भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर भारत के पूरी तरह सपोर्ट में अमेरिका ऊपर ऊपर से तो दिखाई दिया, पर जो कुछ, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उनके एक्शंस कुछ एक ऐसा लगे नहीं कि भारत के बहुत सपोर्टिव। हालांकि भारत से अमेरिका रिश्ते खराब कभी नहीं हुए, पर कुछ चीजें ऐसी थी जो भारत की तरफ से ऑब्जेक्शनेबल थी, खासकर ये। और जॉर्ज सोरोस को उन्होंने एक मेडल ऑफ फ्रीडम ऑनर भी दिया अभी राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ दिन पहले। तो उससे लगता है कि जो व्यक्ति भारत को अस्थिर करना चाहता है, जो व्यक्ति भारत में शेयर मार्केट को कभी गिराना चाहता है, कभी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कभी वो विपक्ष के साथ खड़ा हुआ दिखता है, वगैरह वगैरह। खाली भारत में नहीं, अन्य देशों में भी जो डीप स्टेट है, ओपन सोसाइटी करके जो उन्होंने बना रखी है संस्था, वो विपक्ष को हमेशा सपोर्ट करती है, जिस भी, यानी कि सरकार गिराने में, या किसी को शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग के साथ उसका सपोर्ट सुनने में आया था। तो मुझे लगता है कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिपब्लिकन्स का आना भारत के लिए अच्छा है। पर कितना अच्छा है, क्योंकि ट्रम्प साहब की प्रिडिक्टेबिलिटी, जैसा मैंने कहा कि बहुत प्रश्न चिन्ह उस पर कई बार लग जाता है कि आज वो दोस्त दिखाई देते हैं, कल उनके दिमाग में कुछ आया तो वो कुछ कटाक्ष भी कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, और निर्णय भी बहुत बहुत जल्दी लेते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब के आने से हमें एक कंपैरेटिवली, अगर मैं बात करूं, यानी कि मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरिजन में बात करूं, तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कुछ ना कुछ बेटर ही रहेगा भारत के लिए। पर इसको सेलिब्रेट करना, इसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाना, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है हमें कम से कम 6 महीने, साल तक ट्रम्प साहब को सेटल हो जाने देना चाहिए। देखते हैं वो क्या उनके दिमाग में है, क्या नीतियां वो लाने चाहते हैं, दुनिया को किस प्रकार वो बदलना चाहते हैं, आर्थिक तौर पे भी, जियोपॉलिटिकल तौर पे भी क्या वो बदलाव लाना चाहते हैं। थोड़ा सा हमें उसका इंतजार करना चाहिए। हमारे एक्सपोर्ट्स जो इस समय टोटल मिला के $800 बिलियन है, अमेरिका हमारा दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है इस समय चाइना के बाद। तो बहुत बहुत महत्व रखता है अमेरिका हमारे लिए। हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी है, इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारी जियो पोलिटिकल संधि हुई हुई है अमेरिका से। और कल को अगर भारत के अड़ोस पड़ोस में कुछ अशांति फैलती है, चाइना है, पाकिस्तान है, इधर उधर, तो कितना अमेरिका हमारी सपोर्ट में खड़ा रहता है। मुझे लगता है इसको हमें समय की इंतजार करनी चाहिए। हमें हमें वेट करना चाहिए ट्रम्प साहब के सेटल डाउन होने का। उसके बाद हमें कुछ कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि ट्रम्प साहब हमारे लिए अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे। हाँ, अंत में कंक्लूड करते टाइम मैं कह सकता हूं कि डीप स्टेट वाला जो मैंने आपको मुद्दा बताया, उसको देख के लगता है कंपैरेटिवली, और ये देख के कि हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी, ये देख के कि ट्रम्प साहब अब आ रहे हैं, तो भैया यहाँ से दुकान समेट लो, वरना कल को हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। नेथन एंडरसन, जो जो हिंटन रिसर्च के फाउंडर थे, उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले घोषणा कर दी कि हम अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए लगता है कि भारत को लाभ ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा। पर पूरी तरह से कंक्लूड करने के लिए हमें ट्रम्प साहब को सेटल डाउन होने का मौका देना चाहिए। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ